हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का अपना वीडियो अगले टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, यानी अगला अपना जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण का परिवर्धन। अपन ने इसके पहले के सारे इवेंट्स की स्टडी कर ली है। इससे पहले अपन ने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखा था, एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। अब अपन अगला टॉपिक ले लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इस प्रोसेस को अपन इन डाइकोट्स यानी द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर स्टडी करते हैं। द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर इसकी स्टडी एक प्लांट के अंदर सबसे पहले की गई थी, जिसका नाम है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। इस प्लांट के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण परिवर्धन की इस प्रोसेस की स्टडी की गई थी। किसने की थी? हेंस्टिन ने की थी। बर्सा पेस्टोरिस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी सबसे पहले हेंस्टिन ने की। चलिए अब इस कंप्लीट प्रोसेस को यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भ्रूण परिवर्तन की इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन कुछ डायग्राम्स की हेल्प से आसानी से समझ लेंगे। थ्योरी कम इसकी में डायग्राम्स की हेल्प से अगर समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपना जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, एक जाइगोट अपन ने ले लिया। आगे का जो भी डेवलपमेंट होना है वो जाइगोट के अंदर होना है। एंडोस्पर्म का काम क्या था कि डेवलप होते हुए जाइगोट यानी डेवलप होते हुए एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा रहा था? एंडोस्पर्म करवा रहा है। अब जब वो न्यूट्रिशन कम्प्लीटली लेकर इस लायक बन जाए कि वो आगे का डिवीज़न करना शुरू कर देगा, तब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ये ध्यान रखिए कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, एंडोस्पर्म का मतलब ही क्या है? एंडोस्पर्म एक टिश्यू है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलप होते हुए जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। फिर जाइगोट जो है वो डिवीज़न करने की कैपेबल हो पाएगा। अब देखिए, जब डिवीज़न करने के कैपेबल जाइगोट हो जाता है तो उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन स्टार्ट होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, वो दो सेल्स बनाएगा। एक सेल जो होती है वो टर्मिनल सेल या फिर इसे एपिकल सेल भी कहते हैं, या फिर इसे एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं। तो एक सेल जो है वो तो टर्मिनल, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, जो कि किस साइड में होगी? चलाजल साइड में, चलाजा की तरफ ये बनेगी। इसे शीर्षस्थ कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसे भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो सेल बनेगी, जाइगोट फर्स्ट डिवाइडेशन करेगा तो ऑब्वियसली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो फर्स्ट सेल चलाजा की तरफ जो टर्मिनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल। सेकंड जो सेल है जो नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर साइड की तरफ बनेगी, बेसल सेल कहलाएगी। इसे सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट ट्रांसफर डिवीज़न। ठीक है, इसके बाद में जब ये कंडीशन बन जाती है तो अब आगे का डिवीज़न होगा। तो देखिए बी वाला यही डायग्राम है, अगेन मैंने ले लिया इसको। इसके अंदर जो ऊपर वाली बेसल अपनी टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करेगी वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली आप एक तरह से देख लीजिए, लॉन्जिट्यूडनल लंबवत विभाजन करेगी, जिसके थ्रू ये दो सेल्स में डिवाइड होगी, तो इसका ये डिवीज़न हो गया। ठीक है, ये इस तरह से ये डिवीज़न कर लिया इसने। नीचे वाली जो बेसल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवीज़न करेगी यानी अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, जिसके द्वारा वो भी दो कोशिकाओं में बटेगी, तो उसका डिवीज़न ऐसे लंबवत ना होकर ये अनुप्रस्थ हो जाता है। तो इस आधार पर देखिए यहाँ पर एक टी आकार की संरचना बन जाती है। आप चाहे ऐसे देख लें चाहे इसको ऐसे देख लें, तो ये टी आकार बन जाने की वजह से इसे टी शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। टी आकार, टी कोशिकीय आकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि कब किस में कौन सा डिवीज़न हो रहा है। ये सेल जो अपनी एपिकल सेल थी, वर्टिकली डिवाइडेशन किया इसने, तो ये ऐसे बनी दो सेल्स में। इसने किया ट्रांसफर डिवीजन, तो ये इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन करके नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब इसके अंदर अगेन वापस डिवीज़न होगा, इनमें सब में माइटोटिक डिवीज़न चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर अपनी टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन गई है डिवीज़न के थ्रू, इसके अंदर वापस डिवीज़न होगा। तो वापस डिवीज़न जब होगा तो वही कि जो एम्ब्रियोनल सेल थी, जो अपनी टर्मिनल सेल है, उसके अंदर जब डिवीज़न होगा तो ये दो थी, दो से कितनी बन जाएंगी? 4। 2 सेल स्ट्रक्चर 4 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इस तरह से बन जाएगी।
1 2 3 एंड 4, ये हो गई एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। और इसी तरह जब नीचे वाली अपनी सस्पेंसर सेल्स जो बनी हुई हैं, सस्पेंसर सेल के अंदर जब डिवाइडेशन होगा, इसमें वही ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिसके थ्रू ये 6 to 10 सेल स्टेज की एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको सस्पेंसर कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी जो लास्ट सेल होगी वो थोड़ी सी फूल जाती है और फूल कर हॉस्ट्रियल सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी ये जो लास्ट सेल है ये हल्की सी फूल जाएगी। फूल जाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगी या जो सेल है वो हॉस्ट्रियल सेल कहलाएगी। इसके जस्ट पास में जो ये एम्ब्रियोनल सेल के पास में ये वाली जो सेल है ये हाइपोफाइसिस सेल कहलाती है। टोटल ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है जो 6 to 10 सेल्ड है, ठीक है, ये सस्पेंसर कहलाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि जो माइक्रोपाइल या एम्ब्रियोनल सेल के पास वाली जो सेल है वो हाइपोफाइसिस सेल कहलाती है। जो नीचे वाली स्वेल्ड स्ट्रक्चर बन गई है, जो सेल स्वेल्ड हो गई है, वो हॉस्ट्रियल सेल कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला डिवीज़न देखिए। पहली बात यहाँ तो देखिए टी शेप्ड स्ट्रक्चर अपनी रेडी हो गई थी। यहाँ पर जब इसके अंदर वापस डिवीज़न होगा तो 1 2 3 एंड 4 ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये चतुष्क स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, टी शेप्ड, फर्स्ट टी शेप्ड, फिर क्वाड्रेंट बन गया अपने पास। अब इसके अंदर अगेन डिवीज़न होगा, तो अगेन डिवीज़न से ये 4 सेल्स हैं। 4 सेल वापस जब डिवाइडेशन करेंगे माइटोटिक तो देखिए 2 4 8, ठीक है, 8 सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 8 सेल्स एम्ब्रियोनल सेल के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल स्ट्रक्चर बन गई। इस वजह से इसको ऑक्टेंट स्टेज भी कहा जाएगा, ठीक है। वही ऊपर वाली जो एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट पास में सेल है हाइपोफाइसिस है, नीचे वाली अपनी ये कौन सी सेल थी, हॉस्ट्रियल सेल, ठीक है। तो ये जो हाइपोफाइसिस सेल है ये बाद में डेवलप किसको फॉर्म करेगी, रूट कैप बनाएगी, मूल गोप का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, ठीक है, इसमें ये 4 सेल्स हैं, तो ये 2 तो ये हो जाएंगी और ये 2 नीचे वाली। इस तरह से ये 4 4 का एक ग्रुप बन जाता है। 1 2 3 एंड 4 4 का एक ग्रुप बन गया जो नीचे की तरफ है। ऊपर वाली 4 हैं जो एक ग्रुप बन गया जो ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की ये जो 1 2 3 एंड 4 ये जो 4 सेल्स हैं ये एपीबेसल सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगी, एपीबेसल सेल्स, जो कि चलाजा की तरफ हैं, जो किसकी तरफ हैं, चलाजा की तरफ। और ये मिलकर क्या बनाएंगी, 2 कॉटिलिडन्स बनाएंगी, बीजपत्र बनाएंगी, एपिकोटाइल बनाएंगी, बीजपत्राधार बनाएंगी और प्लूमूल बनाएंगी, प्रांकुर का निर्माण करेंगी। यानी ये एपीबेसल जो सेल्स हैं ये मिलकर इन तीनों स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं। कॉटिलिडन बनाती हैं, एपिकोटाइल बनाती है, प्लूमूल बनाती है, बीजपत्र, बीजपत्राधार और प्रांकुर का निर्माण करेंगी। अब नीचे की ये जो 4 सेल्स बच गई, ठीक है, जो कि हाइपोबेसल, हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपी का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो ये हाइपोबेसल सेल्स जो है ये क्या बना लेंगी, हमने वहाँ प्लूमूल बनाया था तो ये रेडिकल बना लेंगी, एपिकोटाइल बनाया था तो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन ये कर लेंगी, ठीक है। इस तरह से ये ऑक्टेंट यानी जो 8 सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर है ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एपीबेसल और हाइपोबेसल। एपिसेल 2 कोटिलिडन्स, एपिकोटाइल प्लूमूल का फॉर्मेशन करती है और हाइपोबेसल रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेंगी लास्ट में जाकर, ठीक है। आई थिंक ये 5 डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर के बाद में ये सस्पेंसर है ये कम्प्लीटली, ठीक है, ये हाइपोफाइसिस रूट कैप